हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में हम लिक्विड जंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हमने पढ़े थे विद ट्रांसफेरेंस। और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जो हम विद ट्रांसफेरेंस पढ़ते हैं तो उसमें जब मूवमेंट होती है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, तो इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, दोनों ही हाइड्रोजन की यूज़ की हैं, लेकिन दोनों पे जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो सेम है। और जब उन दोनों को हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, इलेक्ट्रोड को, उन दोनों को जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है वो भी सेम ही कंपाउंड का बना है, बट उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जब हम ये सेल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट होती है आयंस की जो मूवमेंट है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल सर्किट की, हाइड्रोजन आयन जो मूव करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे, और जो क्लोरीन आयन मूव करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रही हूँ अभी, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल सर्किट में हाइड्रोजन आयन की जो और क्लोरीन की जो मूवमेंट है वो रिवर्स होती है। जो इंटरनल सर्किट होगा, हमें जो है वो इंटरनल सर्किट की ज़्यादा ध्यान में रखनी है, एक्सटर्नल सर्किट की मूवमेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन की वो ध्यान में नहीं रखनी। जब हम बात करेंगे इंटरनल मूवमेंट की, हाइड्रोजन आयन की, सेल के अंदर की मूवमेंट की, तो जो हाइड्रोजन आयन है इस बाउंड्री पे से, जो ये हमारी डॉटेड लाइन की बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री की बात करूँ मैं, तो इस बाउंड्री पे जो हमारी ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, अगर मैं इस बाउंड्री की बात करती हूँ तो इस बाउंड्री पे जो हमारे हाइड्रोजन आयन है और क्लोरीन आयन है वो मूव करते हैं। हाइड्रोजन जो आयन मूव करते हैं अंदर सेल के, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लोरीन आयन की, तो क्लोरीन आयन जो मूव करते हैं वो राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। ये दोनों की मूवमेंट है आयंस की। कैटायन जो मूव कर रहा है वो लेफ़्ट टू राइट, और एनायन जो मूव कर रहा है राइट टू लेफ़्ट। जब ये मूवमेंट होती है आयंस की लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, अगर दोनों जो मूवमेंट है आयंस की, कैटायन और एनायन की, वो इक्वल है, उनकी मूवमेंट करने की स्पीड इक्वल है, तो हमारे उसके बीच में जो लेयर होगी वो इक्वल फॉर्म्ड होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, कोई भी सेपरेशन नहीं होता चार्जेस का। लेकिन अगर हम बात करें कि उनके बीच में जो मूवमेंट है, स्पीड जो है आयन की मूव करने की, कैटायन के और एनायन के मूव करने की जो स्पीड है, उन दोनों की स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। ये मान लो कैटायन ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहे हैं और एनायन कम स्पीड से मूव कर रहे हैं। मान लो हाइड्रोजन आयन की जो स्पीड है मूव करने की वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ क्लोरीन है। तो ऐसी कंडीशन में जो वो लेयर थी जो सेपरेशन की वो लेयर थी, वहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ चार्ज भी फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाता है, एक उसकी बाउंड्री बनना स्टार्ट हो जाता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस की। इसी बाउंड्री को हम लिक्विड पोटेंशियल बाउंड्री भी बोलते हैं, या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के अलग अलग हैं, हमारे ऑक्सीडेशन के अलग होंगे, रिडक्शन के अलग होंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने E1 जो लिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड लिया है, और जो E2 है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड है। EJ जो है वो जंक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ सेल के अंदर, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारा बात कर रहे हैं तो जो ये हमारी ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से। इस सेल की पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, और जो ये लेयर है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं EJ से। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी जब हमारी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लेयर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमारी लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसका रीज़न क्या है फॉर्मेशन होने का, जो कैटायन और एनायन की मूव करने की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तब ये लेयर फॉर्म्ड हो रही है। जब वो मूव किए इलेक्ट्रॉन, तो E1 हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया, E2 हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया, और EJ जंक्शन पोटेंशियल हो गया। हमें इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है, तो जो पूरे सेल की EMF आएगी वो सारी इनका EMF का सम होगी। अगर मैं इस पूरे सेल की कंसंट्रेशन सेल की EMF कैलकुलेट करूँ, ई सेल कैलकुलेट करूँ, तो वो हमारा होगा E1 की EMF प्लस E2 की EMF प्लस
जंक्शन पोटेंशियल, तीनों का सम होता है। और अगर मैं सम जो हमारे सेल था इस सेल की रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? जनरल सेल की रिप्रेजेंटेशन हमारी जो एनोड पे था हमारा वो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से बनी थी, तो हाइड्रोजन हो गया और उसको डिप किया था हमने HCl में और उसकी एक्टिविटी थी A1। और फिर एक लेयर बन रही है उसके अंदर, हमारी लेयर बन रही है इसलिए सिंगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगर सोल्ट ब्रिज होता तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लेयर की फॉर्मेशन हो रही है तो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हमने डिप किया था HCl में ही, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी, जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो डिफरेंट थी। उस कंसंट्रेशन को हमने A2 से रिप्रेजेंट किया है। और रोड हमारी इलेक्ट्रोड जो है वही कैथोड जो है वो भी हाइड्रोजन से बनी है, लेकिन और दोनों का प्रेशर सेम है 1 एटमॉस्फेयर, ये हमने कंसीडर किया। और ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन बनी थी वो क्या थी? हाइड्रोजन आयन A2 जो कंसंट्रेशन थी वो हाइड्रोजन आयन क्या कर रहे हैं? A1 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारा मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जब ये मूव करते हैं तो हमारी एनोड की रिएक्शन है हाफ H2 गिव राइज टू H पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं कैथोड की रिएक्शन की बात करूँ तो हमारी आएगी H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाफ हाइड्रोजन। ये हमारी रिएक्शन बनती है एनोड की और कैथोड की। और जब आप इन एनोड और कैथोड की हाफ ऑफ रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो हाफ हाइड्रोजन से हाफ हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव मिलेगा। जो एनोड पे हमारे हाइड्रोजन आए ना उनकी एक्टिविटी की 1 थी, कंसंट्रेशन 1 थी। C1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे चाहो उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। ऐसे ही H जो पॉजिटिव हमारा कैथोड पे था वो हमने HCl के सॉल्यूशन में डिप किया था, उसकी कंसंट्रेशन थी A2, उसको हम A2 से, तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी H पॉजिटिव A2 गिव राइज टू H पॉजिटिव A1। इन दोनों को जो हमने रिएक्शन ली, इन दोनों की सेल हम निकालते हैं, EMF निकालते हैं। तो E1 जो एनोड के लिए हम E1 को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, E2 हम कैथोड के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। E1 को निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF लॉग नेचुरल प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी। ये आप लोगों को मैं फॉर्मूला इक्विलिब्रियम में कर चुकी हूँ और यहाँ पर जो हम करते हैं तो वही यूज़ कर रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन 1 को मैंने जो 1 लिखा है इसका मतलब एक्टिविटी जो A1 है उसको ही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने सिर्फ 1 लिख दिया है। ऐसे ही मैं बात करूँ तो हमारा जो इसी की तो हमारी यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या यूज़ हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन की पावर कितनी है? 1/2, तो उसको हम पावर मिलेगा। ऐसे ही E2 की बात करूँ तो E2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोजन ही था, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी माइनस RT/NF लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ, अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है और उसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो AH2 की पावर हाफ अपॉन में रिएक्टेंट हमारा क्या बन गया? अब हाइड्रोजन आयन बन गया, लेकिन हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो है उनकी एक्टिविटी कितनी थी? A2, तो उस A2 को लिखने के बजाय मैंने सिर्फ 2 लिख दिया है, ये आप ध्यान रखना। अब स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 1 होती है। 1 का आप अंडरूट करो या कुछ भी करो तो 1 ही आता है, इसलिए हमारे क्या कहता है 1 आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की वो आप लोगों को पता है 0 होती है। और हमारा यहाँ पर मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 का हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। अब ये जो सारी कंडीशंस थी हम ये E1 और E2 की इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। जब पुट करते हैं तो E1 हमारे इज इक्वल टू आ जाता है माइनस RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 की। E2 में बात करें तो आ जाता है माइनस RT/F लॉग नेचुरल 1 एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2। अब इन दोनों रिएक्शंस को लेकर मैं E1 प्लस E2 की वैल्यू निकालती हूँ। जो हमारे E1 और E2 की वैल्यू आई तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो क्या हुई? माइनस RT/F लॉग नेचुरल AH पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ 1 माइनस RT/F लॉग नेचुरल 1/AH पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी कितनी थी? 2 थी। अब इसी रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे तो हमारा AH2 जो ये था इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसको मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से ये नेगेटिव जो था ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू माइनस RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 की प्लस RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2। ये आगे जो हमारे A2 में था और इसी इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं। तो E1 प्लस E2 हमारा क्या आ जाएगा? RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन A2 माइनस RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन A1। ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब इसी इक्वेशन को लेकर जब हम आगे स्टडी करते हैं एक जो है ये वाली इक्वेशन इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। इस स्लाइड में थोड़ा सा टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई थी। ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस आता है और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप ओवरऑल मैं डायरेक्ट उस स्टेप की बजाय मैं ये वाला स्टेप आपको फॉलो करने की कहूँगी। लास्ट वाली स्लाइड के बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप फॉलो करिएगा, ये दोनों स्टेप छोड़ दीजिएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसी स्टेप को फॉलो करने के लिए बोला आपको, थर्ड स्टेप को।
अब बात कर रहे हैं हम थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में वहाँ से जो पिछले वाली स्लाइड थी उस स्लाइड से अब अगर कॉमन लें, जो हमारी E1 प्लस E2 का जो लास्ट रिजल्ट आया था, अगर मैं इसे कॉमन लूँ तो कॉमन लेने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2 RT बाई एफ इज इंटू में लॉग नेचुरल AH पॉजिटिव A2 जिसकी कंसनट्रेशन है माइनस लॉग नेचुरल AH पॉजिटिव जिसकी कंसनट्रेशन A1 है। अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू RT बाई एफ लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी कितनी थी 2 थी, अपॉन में एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन जिसकी एक्टिविटी A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक्टिविटी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्टिविटी को हम कैसे निकाल सकते हैं लिखने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू एक्स की पावर x वाई की पावर y m x प्लस वाई गामा एक्स प्लस वाई, ये आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आप लोगों को जो पुट करनी है वही सेम उसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये 1 का था, तो हमारा जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, सिर्फ एक ही आयन था तो इसलिए हम एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन लेंगे। हमारा x और y आयन नहीं है, सिर्फ x ही आयन है, इसलिए हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, MH पॉजिटिव गामा H पॉजिटिव, ये एक्टिविटी ऑफ 2 होगी। इसी तरह एक्टिविटी ऑफ 1 निकालो तो MH पॉजिटिव गामा H पॉजिटिव, ये 2 के अकॉर्डिंग थी, ये 1 के अकॉर्डिंग, ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएंगी। देन हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी आई है E1 प्लस E2 की वैल्यू। अब जो ये हमने जब स्टार्ट किया था तो इसमें हमने रिजल्ट निकालने के लिए क्या चीज़ लेकर चले थे, ई सेल इक्वल होता है E1 प्लस E2 प्लस जे, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो इस जंक्शन पोटेंशियल ई जे की वैल्यू निकालनी है। ई जे की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ई जे की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, ई सेल में से माइनस कर दूँगी E1 प्लस E2 की वैल्यू को, ये कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास ई जे की वैल्यू आ जाएगी, तो वही स्टेप अब हमें फॉलो करना है। अब मैं वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या वैल्यू आ जाएगी, ई सेल की जो हमारी है, मैंने लास्ट वीडियो में ये पूरा करवाया था, ई सेल जो हमारा निकलता है, ये वाले अगर हम बात करें इस सेल की, अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या निकला था, E इज इक्वल टू 2RT ट्रांसपोर्ट आयन F लॉग नेचुरल M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1, ये हमने लास्ट उसमें इक्वेशन में रिजल्ट निकाला था, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पुट करेंगे, वो ई सेल की वैल्यू थी। और ई जे की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेगा, ई सेल माइनस E1 प्लस E2, वो दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। सेल की वैल्यू है 2RT ट्रांसपोर्ट आयन अपॉन में F लॉग नेचुरल M2 गामा 2 M1 गामा 1 माइनस RT बाई एफ लॉग नेचुरल MH पॉजिटिव गामा H आयन पॉजिटिव, 2 के लिए था, ऐसी MH आयन पॉजिटिव गामा H आयन पॉजिटिव, ये उसके लिए था हमारा 1 के लिए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो MH पॉजिटिव है 2, उसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MH पॉजिटिव उसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन आयन के लिए था, उसमें भी हाइड्रोजन आयन की बात की थी, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें एक्टिविटी कोफिशिएंट की, तो उसको भी एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी हम मीन एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट की तरह इक्वल ले सकते हैं, मीन एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट में पुट कर सकते हैं। ये मीन एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। हम वही गामा H पॉजिटिव की बात करेंगे 2, तो गामा 2, गामा H पॉजिटिव की बात करें 1 की बात करें तो गामा 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो टर्न होके क्या आ जाएगी, जो ये लास्ट इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन टर्न होके हमारी बन जाएगी, ई जे इज इक्वल टू 2RT ट्रांसपोर्ट आयन एफ लॉग नेचुरल M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1 माइनस RT बाई एफ लॉग नेचुरल M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। अब जो ये इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन में से अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन में से RT बाई एफ लॉग नेचुरल M2 गामा 2 M1 गामा 1 ये कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पर बचेगा 2T माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। EJ की पोटेंशियल जो आती है हमारी इसके इक्वल आ जाती है। ये जो वैल्यू आई EJ की जो इक्वल आई, ये जो वैल्यू आई EJ के इक्वल, इसी को लेकर हम फर्दर स्टडी करते हैं। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है, ये सारी डेरिवेशन जो थी, ये जो डेरिवेशन की अगर मैं बात करूँ, ये इतना सा जो पार्ट है ये आप सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन ले लूँ और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन ले लूँ तो वो दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। अब मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर जो उसमें से एनाइन के हम माइनस करते हैं।
अब इसको नेगेटिव करूँगी तो यहाँ जो वैल्यूज़ है उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, माइनस टी पॉजिटिव जो यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ टी नेगेटिव में जो एनाइन है उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब ये वाली टर्म को मैं क्या किया, इधर जो शिफ्ट था इस वाली टर्म को 2t माइनस 1 के इक्वल पुट करने के लिए t प्लस 1 माइनस 1 इस टर्म को मैंने ऐसे पुट कर दिया। जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी इस इक्वेशन में हमारा 2t माइनस 1 था, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको लिखने के लिए 2t नेगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट एनायन माइनस 1। अब जो इस वाली इक्वेशन थी आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट एनायन माइनस 1 हमारा किसके इक्वल था, नेगेटिव वैल्यू जो है ट्रांसपोर्ट कैटाइन की, वो वाली यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट 2t माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। 2t माइनस 1 को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी तो आप लोगों की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। दोनों का सम 1 होता है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, हमारा सम नहीं करना है, हमने उनका डिफरेंस लेना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। यानी कि जितने आपके क्लोरीन के मूव किए थे उसमें से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर माइनस कर देंगे और RT/F लॉग नेचुरल M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1, इस तरह से हमारी EJ की वैल्यू काउंट हो जाती है। जो हमारी ये लिक्विड जंक्शन निकली, इस लिक्विड जंक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं रिजल्ट जो निकला उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये आता है, जो डिफरेंस है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगी, दूसरा जो हमारी डिपेंड करेगी एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन M2 गामा 2 M1 गामा 1 की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन आ जाता है तो हमारी EJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल हो जाते हैं कैटाइन और एनाइन के तो 0 हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमारा जो इसी मतलब कैटाइन और एनाइन इक्वल हो सकते हैं, 0 हो जाएगी, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए KCl यूज़ किया जाता है। सोल्ट ब्रिज के अंदर जो सोल्ट ब्रिज हम यूज़ करते हैं उसके अंदर KCl यूज़ करते हैं। KCl मतलब यही रीज़न है कि KCl यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट ना करना हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बैरियर को किसी सेल में नेग्लिजिबल करना हो, तो वहाँ पर हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिसमें कैटाइन और एनाइन की मूवमेंट क्या हो, सेम हो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन क्या हो, सेम हो। अगर ऐसा हुआ तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी EJ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सेल आएगा टोटल सेल का E1 प्लस E2 के कारण ही आएगा, उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कोई रोल नहीं रह जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन अगर हमारा क्या हो, जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन वो ज़्यादा हो और कैटाइन कम हो, तब EJ की वैल्यू जो जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। और वो ऐसी कंडीशन में जो E है पूरे सेल की, जो E होती है सेल की अगर हम निकालें तो वो ग्रेटर देन होगी, मतलब EJ से क्या होगी, E1 प्लस E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और EJ की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें नेगेटिव आ रही है तो EJ की वैल्यू ज़्यादा है और E1 प्लस E2 की वैल्यू कम है सेल के लिए। ये हमारा टोटल लिक्विड पोटेंशियल की कैलकुलेशन होता है। जो हम ये लिक्विड पोटेंशियल की कैलकुलेट से E सेल निकालते हैं जिसको हम EMF बोलते हैं, वो EMF हमें काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने में, प्रेडिक्शन करने में हेल्प करती है। उस तो EMF के थ्रू हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन के अंदर जो फ्री एनर्जी के अंदर चेंज आया है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आता है, डेल्टा G नोट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंसीज ऑफ आयंस निकाल सकते हैं, एक आयन की कितनी वैलेंसी है, जैसे पॉजिटिव आयन है K पॉजिटिव है, उसकी वैलेंसी अगर हम बात करें तो 1 है, लेकिन वो किसी में और की बात करूँ, जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो वो 2 पॉजिटिव, तो कितनी वैलेंसी है किसी आयन की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर निकाल सकते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके थ्रू pH निकाला जा सकता है किसी रिएक्शन का। और ये पोटेंशियोमेट्रिक जो इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन है पोटेंशियोमेट्रिक, उनमें भी काफ़ी हेल्प करता है। ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशंस को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।